हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट 240 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इफ हाई वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 120 वोल्ट 25 हर्ट्ज, 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड 240 वोल्ट डीसी। ये डिफरेंट मतलब वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड पर है, इसके अकॉर्डिंग हमको सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज फाइंड करना है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो बेसिकली यदि यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो उस समय भी 50 हर्ट्ज ही होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमारा जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो डिज़ाइन है वो 240 वोल्ट 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर डिज़ाइन है। यदि हम ये प्राइमरी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज कितना होगा और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है डिफरेंट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यदि प्राइमरी वोल्टेज हम लोग निकालना चाहें, प्राइमरी वोल्टेज V1 एट फ्रिक्वेंसी F1। ठीक है, तो उस केस में जो वोल्टेज होने वाला है वो V1 इज इक्वल टू 4.44 F1 N1 5 M1 होगा। ठीक है, यदि प्राइमरी वोल्टेज को हम लोग चेंज कर देते हैं, प्राइमरी वोल्टेज V11 एट F2 फ्रिक्वेंसी, तो उस केस में जो वोल्टेज होने वाला है 4.44 F2 N1 5 M2। ठीक है, तो बेसिकली वोल्टेज जो है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार रेशियो ले लेते हैं इन दोनों का, जिससे हम लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो V11 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 4.44 F2 N1 5 M2 डिवाइडेड बाई 4.44 F1 N1 5 M1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4.44 है, ये दोनों कट जाएगा, नंबर ऑफ टर्न भी सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज क्या क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग फाइनली ये लिख सकते हैं V11 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू F2 5 M2 डिवाइडेड बाई F1 5 M1। ये क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहला जो है वो कितना है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। ठीक है, टू 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने अभी हमने निकाला था कि V11 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू कितना था, F2 5 M2 डिवाइडेड बाई F1 5 M1। ओके, अब यहाँ पे देखो V11 कितना है, अभी V11 240 वोल्ट है और V1 पहले हमारा क्या था, जो डिजाइन किया था वो 240 वोल्ट ही था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 240 डिवाइडेड बाई 240 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना, इंटू 5 M2 डिवाइडेड बाई पहले भी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी एंड 5 M1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, यानी 5 M1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 M2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि
जो सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज है, ठीक है, E22 मान लेते हैं उसको, E22 डिवाइडेड बाई E1, ओके, सॉरी सेकेंडरी हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो E2 लिख लेंगे इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 4.44 F2 N2 5 M2 डिवाइडेड बाई 4.44 F1 N2 5 M1। तो देखो यहाँ पे 4.44 और N2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमें ये निकालना है, बेसिकली ये वाला टर्म हमें निकालना है, और E2 जो था पहले वो कितना दिया हुआ था, 120 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो E22 कितना हो जाएगा, E22 यानी सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू F2 5 M2 डिवाइडेड बाई F1 5 M1 इंटू 120 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी F2 कितनी थी, 50 थी, है ना। 5 M2 किसके बराबर है, 5 M1 के, तो लिख लेंगे 5 M1 डिवाइडेड बाई, पहले भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही थी तो 50 लिख लेते हैं, और 5 M1 इंटू 120 वोल्ट, ठीक है। अब इसे कट कर लेते हैं, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 5 M1 से 5 M1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 120 वोल्ट। तो यानी E22 यानी सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज जो है 120 वोल्ट ही आएगा, और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये पहला आंसर हो गया। ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखो अब बी नंबर का देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 120 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ठीक है, 120 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ये है प्राइमरी का। अब वोल्टेज चेंज हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो V11 डिवाइडेड बाई V1, है ना, F2 5 M2 डिवाइडेड बाई F1 5 M1, ओके। अब यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो देखो V11 कितना है, अभी 120 है, पहले कितना था 240, F2 कितना है अभी 25 और 5 M2 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी पहले कितनी थी 50 हर्ट्ज इंटू 5 M1, ठीक है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करके यदि निकालना चाहें, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 होता है, ओके। यहाँ से ये कट गया, 12 दूनी 24 और 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर भी जो केस है वो क्या आ गया, 5M2 इज इक्वल टू 5M1, ओके, ये हो गया। तो इस केस में भी हमारा 5M2 इज इक्वल टू 5M1 आ गया। पहले भी हमारे पास क्या आया था, यही आया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज E22 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अब, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा F2 इंटू 5M2 डिवाइडेड बाई F1 इंटू 5M1। देखो 4.44 और N2 कट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो E22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी कितनी है अभी 25 और 5M2 किसके इक्वल है 5M के, 5M1 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी कितनी है पहले 50 हर्ट्ज इंटू 5M1 इंटू E1 पहले कितना था, E1 पहले था, देखो मैंने E1 जो लिखा है ना ये एक्चुअली में E2 है, सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज है, ओके। E2 हमें बताना है। देखो E2 कितना है पहले 120, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5M1 से 5M1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 वर्ड में चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 12 0,
यानी 60 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 25 हर्ट्ज। तो यानी हमारे पास जो सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया 60 वोल्ट 25 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर बी का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को जो प्राइमरी वोल्टेज था यानी हाई वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज है उससे हम लोग पहले रेशियो निकाल लेंगे फ्लक्स का। यही फ्लक्स का जो रेशियो है यहाँ पे जब हम लोग सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज निकालते हैं तो वहाँ पे पुट कर देते हैं, और फ्रिक्वेंसी पहले और E2 पहले से दिया हुआ है ना। देखो ये E2 की रेटिंग दी हुई है ना 120 वोल्ट, तो इसको बस खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे जो हमारे पास 5M2 का जो रेशियो निकल रहा है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हम लोग को पुट करना है और हमारे पास सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज आ जाएगा। तो आगे सी नंबर का हम लोग देखते हैं। सी में क्या बोल रहा है, सी में है 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर भी हम लोग V11 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू कर सकते हैं ना, F2 इंटू 5M2 डिवाइडेड बाई F1 5M1। यानी देखो अब हमारे पास 120 वोल्ट है, 120 डिवाइडेड बाई पहले कितना था 240 इज इक्वल टू F2 कितना है 50 इंटू 5M2 डिवाइडेड बाई पहले भी कितना था 50 हर्ट्ज था और 5M1। ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, यानी 5M2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले 5M1 एंड 5M2 इज इक्वल टू 0.5 5M1। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे पास। अब की बार हमारे पास हाफ आया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, E22 फाइंड कर लेंगे, सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज यानी फ्रिक्वेंसी कितनी थी अभी 50 इंटू और 5M2 कितना आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। ठीक है, 0.5 इंटू 5M1 डिवाइडेड बाई पहले फ्रिक्वेंसी 50 इंटू 5M1 और E2 का वोल्टेज कितना था 120 है ना। 50 से 50 कैंसिल, 5M से 5M कैंसिल है ना। तो अब यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 वोल्ट, यानी E22 का वोल्टेज कितना आ गया 60 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी 50 हर्ट्ज ही रहने वाली है। ये हमारे पास सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज आ गया। किस केस में, जब हमने प्राइमरी का जो वोल्टेज है 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाई किया। ओके, अब हम लोग डी फाइंड करेंगे। डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज यदि हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अब की बार। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 वोल्ट डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे कितना था हमारा प्राइमरी वोल्टेज 240 इज इक्वल टू F2 कितना है 50 हर्ट्ज इंटू 5M2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5M1 है ना। 50 से 50 कैंसिल, 240 यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना। तो यानी 5M2 यानी 5 देखो सॉरी 5M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25M1। ओके, यानी डबल फ्लक्स हो जा रहा है ना। जब डबल फ्लक्स हो जाएगा तो देखो होता क्या है, जब फ्लक्स डेंसिटी डबल हो जाती है तो मैग्नेटाइजिंग करंट यानी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो लार्ज हो जाएगा। जब लार्ज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा हो जाने के बाद तो जो कोर है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले डबल फ्लक्स को अप्लाई नहीं करेंगे, इससे हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है ई नंबर का, ई नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है 240 वोल्ट डीसी दिया हुआ है, यानी फ्रिक्वेंसी 0 है। तो फ्रिक्वेंसी 0 है तो कभी भी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा ही नहीं, जिसकी वजह से
कभी भी सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज आएगा नहीं, यानी 0 वोल्ट ही रहने वाला है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इस केस में E22 कितना रहेगा 0। ऐसे भी कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 0 है, यहाँ पे E22 इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग लिखे थे ना F2 इंटू 5M2, यानी F2 यदि 0 है बेसिकली ये पूरा की पूरा वोल्टेज भी फिर 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज है यदि DC वोल्टेज होगा तो उस समय 0 वोल्ट होगा। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे ये पूरा की पूरा सेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम लोगों ने 5M1 और 5M2 इन दोनों का रेशियो निकाल के डायरेक्टली सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।